चलिए ज्यादा जो है हल्ला मत कीजिएगा, है ना, ऐसे भी ऑलरेडी लाइव भी जा रहा है, ठीक है। दूसरा चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए इधर, है ना, सबसे पहले जो है जर्नल एंट्री में नॉर्मल तरीके से, साइलेंट नहीं होता है जी, देखिए इधर जर्नल एंट्री में कल आप लोगों को नॉर्मली हम डिस्काउंट का जर्नल एंट्री बता चुके थे। आज जो हम लोग थोड़ा सा जीएसटी और स्पेशल जर्नल एंट्री के बारे में समझ लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक टॉपिक आता है ना, देखो बहुत ज्यादा डीप वाइज तो नहीं पढ़ना है, बट हम लोगों को जीएसटी का जर्नल एंट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जीएसटी होता क्या है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिएगा। व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले नॉर्मल तरीके से जब कोई इंसान इनकम कमाता था ना, तो टैक्सेशन रेट जो है दो अलग अलग तरीके से लगाया जाता है इंडिया में। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है ना, वो डायरेक्टली हम लोगों की किससे रिलेट करता है? इनकम से। जो भी हम साल भर में पैसा कमाते हैं किसी भी तरीके से, इनकम का नॉर्मल 5 हेड होता है, उसी 5 इनकम हेड से आप कमा सकते हो, अदरवाइज आपके पास कोई अलग तरीका नहीं है जो पैसा आप कमा सकते हो। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप रेंट वेंट लेट आउट कर दिए हो तो वहां से पैसा कमा सकते हो। तीसरा है कैपिटल गेन, अगर शेयर वेयर में पैसा लगाए हो तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तीसरा पैसा होता है। चौथा आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे मान लो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं, तो जहां से भी पैसा कमा रहे हैं तो हम लोग का बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड फिफ्थ वन इज अदर सोर्सेस। अगर आप बैंक में पैसा रख दिए तो एफडी का पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। अगर आप सट्टा खेल रहे हो तो वहां केवीसी खेल रहे हो, उन सब चीजों से पैसा जो आता है, दिस इज कॉल्ड योर अदर इनकम। तो नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है मेरा, जो कि उस इनकम के बिहाफ पर जो आप टैक्स भरते हो गवर्नमेंट को, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, है ना। एंड फर्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि पहले के टाइम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी नहीं हुआ करता था। पहले जो है ऑल अदर तरीके का टैक्सेशन लगता था, जिसको हम लोग वीएटी वैट बोलते थे। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। फिर क्या लगता था? सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, है ना, ऑक्ट्रॉय, बहुत तरीके का टैक्स लगता था पहले के टाइम पर। कब? बिफोर 2017, है ना। ऑक्टोपस नहीं मैडम, ऑक्ट्रॉय। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई भी सामान जाता था ना, ऑक्ट्रॉय ऑक्ट्रॉय, ठीक है। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मान लीजिए झारखंड से बिहार हम कोई सामान भिजवाते थे, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हम लोग को पे करना पड़ता था। जैसे झारखंड से बिहार जा रहा है सामान, या झारखंड से उड़ीसा जा रहा है सामान, तो बीच बॉर्डर पे हम लोगों को वो पेमेंट, चालान पेमेंट करना पड़ता। तो इन सारे ही चीजों को खत्म कर कर क्या लाया गया? जीएसटी लाया गया। और जीएसटी जब लाया गया तो हम लोगों को जीएसटी क्यों पढ़ना है जर्नल एंट्री में, ये भी चीज थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। जीएसटी नॉर्मल तरीके से पढ़ने के लिए इतना एक्सपेंडिशन फॉर्म में, दैट इज बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके हम लोग कुछ नया चीज नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बस इतना समझ लीजिएगा कि हम लोगों को जीएसटी का नीड बस इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग क्या चीज का जर्नल एंट्री करते हैं? बिजनेस का। दैट इज बिजनेस का हम लोग क्या करते हैं बाबू? अकाउंटिंग करते हैं। जब आप बिजनेस का अकाउंटिंग करोगे तो बिजनेस में 2 चीज मैंडेटरी होता है करना। पहला होता है भैया कि हम लोग कोई भी सामान का परचेज करेंगे, और दूसरा कोई भी सामान का सेल करेंगे। अगर हम कस्टमर है तो सामान खरीदेंगे, और हम अगर दुकानदार हैं, हम अगर बिजनेसमैन है तो हम सामान को सेल करेंगे। यही 2 काम है मेरा। इन जनरल अगर आप कोई सामान खरीदते हो, सामान कोई भी सामान आप परचेज करते हो, तो नॉर्मल तरीके से जर्नल एंट्री क्या होता है? आप जब सामान खरीदते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही करते हो। और इन जनरल अगर आप कोई सामान सेल करते हो तो एंट्री क्या पास होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू। यही 2 जर्नल एंट्री आप नॉर्मल तरीके से करते हो। बट इन्हीं दोनों जर्नल एंट्री में एक नया चीज इंक्लूड होता है टैक्सेशन का रूप, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जीएसटी।
ठीक है ना। तो जो लोग पहले से पढ़े हैं बहुत अच्छा रिपीट हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो एक बार थोड़ा सा जीएसटी थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, उसके बाद इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री हम लोग बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था इंडिया में? इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाने के बाद। जी मैम, है ना। ठीक है, तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका 2-3 चीज नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि कोई पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, हम अपना जब आप लोगों को टेस्ट लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा दे सकते हैं। पहला है 1 जुलाई 2017, जिस टाइम जीएसटी को अप्लाई किया गया था इंडिया में, इंट्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? है ना, है ना। उन टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली। अब तो बेचारे डेथ कर गए, तो लेट अरुण जेटली भी बोल सकते हो आप लोग, है ना, अरुण जेटली बोल सकते हो, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट चीज, जो जीएसटी इंडिया में चल रहा है, जो जीएसटी इंडिया में चल रहा है आज, जो हम लोग जीएसटी पे कर रहे हो, वो जीएसटी का कॉन्सेप्ट कहां से लाया गया था? इंडिया का जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग कैनेडियन जीएसटी को यूज करते हैं। दैट इज, इंडिया में जो जीएसटी चल रहा है सेम कंपैरिजन देन ये कनाडा में भी वैसा ही टैक्सेशन रेट से चल रहा है। मतलब हम लोग जो है कनाडा के जीएसटी का जो वहां पर एक्ट लगा हुआ है उसी चीज को फॉलो करके हम लोग अपना यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। डन है। तो ये 3-4 नॉर्मल तरीके से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि भैया जिस समय जीएसटी लागू किया गया था उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, जीएसटी आया कब था, और जीएसटी का कॉन्सेप्ट कौन से कंट्री से लिया गया। ये 3-4 चीज है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, सर जीएसटी को लाया ही क्यों गया? मतलब अगर हम बात करें तो एम ऑफ जीएसटी क्या है? एम ऑफ जीएसटी है क्या चीज आपका? वन नेशन वन टैक्स। इस कॉन्सेप्ट का नॉर्मल तरीके से बोलने का मतलब यह था कि भैया जब जो है हम लोगों का पूरा देश, पूरा कंट्री जब एक माना जाता है, तो हम लोग अपने टैक्सेशन को अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से क्यों बांटे? तो इसलिए सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर अभी क्या लागू कर दिया गया है? जीएसटी, जिसका मतलब है वन नेशन वन टैक्स। डन है। ये आपका कॉन्सेप्ट मतलब एम हो गया जीएसटी का। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि सर जीएसटी से अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि जीएसटी से बाहर रखा गया है। मतलब अभी भी उन सब प्रोडक्ट पर, क्योंकि देखो इसका मतलब जीएसटी का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब होता है इसका जीएसटी का। तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करोगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज चल रहा है उन सारे चीजों पर टैक्सेशन गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है ना। इसलिए वो क्या किया, सब पे जीएसटी लगा दिया। लेकिन अभी भी कुछ कुछ आइटम ऐसा है जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, जिसमें फर्स्ट है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोल जो हम लोग खरीदते हैं ना उस पर जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा एग्रीकल्चर आइटम, उसको नील रेटेड रखा गया, 0 रेटेड, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। बहुत सारा जो नेसेसिटीज चीजें हम लोगों का है उन सब चीजों पे गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाया है। गोल्ड एंड सिल्वर, डायमंड, इन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर हम तो कल ही नेकलेस खरीदे थे, देखे वहां लगा हुआ 1% या 3% जीएसटी। तो 1% एंड 3% ऑफ जीएसटी इज फॉर सर्विस चार्ज। आप देखते होगे ना, मेकिंग चार्जेस देते हो ना, अगर गोल्ड खरीदते हो तो बदले में मेकिंग चार्जेस देते हो, तो उस मेकिंग चार्जेस पर जीएसटी लगता है, पूरे गोल्ड पर कभी नहीं लग सकता। इज इट डन? अगर आप लोग देखोगे बिल वगैरह होगा घर में तो देख लेना, है ना।
तो ये सब चीज हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे जीएसटी के बारे में। डन है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज कि सर टाइप्स ऑफ जीएसटी होता क्या है। टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है भाई? तो जीएसटी का टाइप्स जो है ना, हम लोगों के पास मेनली तरीके से 4 होता है जो बुक में पढ़ाया जाता है, और नॉर्मल तरीके से यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 जीएसटी को करते हैं ज्यादातर। इसमें टाइप्स ऑफ जीएसटी में फर्स्ट वन इज कॉल्ड आईजीएसटी, सेकेंड वन इज कॉल्ड टीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, और एक है यूटीजीएसटी। ठीक है ना। आईजीएसटी का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। एंड दिस वन इज, फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेंट्रल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड व्हाट इज यूटीजीएसटी? ये हो गया यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब डीप नॉलेज हम लोग नहीं लेते हैं। उसका रीजन क्या है, यूटीजीएसटी में भी जनरली आईजीएसटी लग के काम बन जाता है हम लोग। ठीक है। तो अब तीनों को यूज कहां करेंगे, लिखने का टाइम देंगे, पहले समझ लो। आईजीएसटी यूज कहां होता है, जब आप किसी भी तरीके से इंटर स्टेट सेल और परचेज करोगे तो। इंटर स्टेट सेल परचेज अगर आप करते हो, इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ठीक है ना। जैसे हम लोग मान लीजिए झारखंड में रह रहे हैं, तो झारखंड से अगर बिहार सामान भेजे, या बिहार से यूपी सामान भेजे, यूपी से दिल्ली सामान भेजे, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट जब भी चेंज होगा तो वहां पर क्या लगाया जाएगा, आईजीएसटी लगाया जाएगा। जब हम आपको क्वेश्चन देंगे तो वहां लिखा हुआ रहेगा रमेश ऑफ दिल्ली, है ना, एंड महेश ऑफ पटना, जो भी रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि हाँ सर यहां पर क्या बदल गया है, स्टेट। जब स्टेट चेंज हो जाएगा तो नॉर्मल तरीके से वहां पर क्या हम लोग लगाएंगे, आईजीएसटी। और ये दोनों जो है ना बहुत पक्का दोस्त होता है। ये दोनों कब लगता है, जब हम लोग इंट्रा स्टेट सेल करते हैं। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब विद इन अ स्टेट, मतलब झारखंड का आदमी झारखंड में ही सामान अगर बेचेगा तो उसमें लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी साथ में। अगर बिहार का आदमी बिहार में ही सामान भेजेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में लगेगा। ठीक है ना। और यूटीजीएसटी जो कि जनरली हम पहले बोले इसका उतना ज्यादा काम नहीं है, बट यूटीजीएसटी जो है कब लगता है, जब एक यूनियन टेरिटरी दूसरे यूनियन टेरिटरी को सामान भेजे तो। जैसे दिल्ली चंडीगढ़ को भेज दिया कोई सामान, दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों यूटी है। देखिए फिर गिर गया आपका नीचे काम। देखो इंडिया अगर कोरिया को भेजेगा तो पहला चीज तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, बता दे रहे हैं। वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है माल। ठीक है। अभी हम कोरिया कुछ भेजें, आपको कोरिया भेज दें, चलो देखो यहाँ पे, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है। ये समझ में आ गया। पहला चीज, ए लड़की चुप रहिए, यहाँ पे देखिए आईजीएसटी कब लगेगा भाई, समझ में आ गया, जब हम लोग इंटर स्टेट कोई भी तरीके से सामान परचेज करते हो तो। और सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगा, जब आप इंट्रा स्टेट सेल परचेज करते हो, मतलब अपने ही स्टेट में एक दूसरे से सामान परचेज कर रहे हो, बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वहां पर आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा एक साथ। डन है। और यूटीजीएसटी जनरली ज्यादा काम नहीं आता, बट ठीक है देखा जाएगा उसके बारे में भी क्या है नहीं। ठीक है ना। अब आगे जरा देख लेते हैं क्या रेट, रेट ऑफ जीएसटी कितने तरीके का है इंडिया में। देखो ऐसे तो जीएसटी को जब लागू किया गया था तो मेनली जनरली ये काम था कि भैया वन नेशन वन टैक्स वन रेट, मतलब पूरे इंडिया में अगर जीएसटी लागू किया गया है तो जब टैक्सेशन एक, देश एक, तो रेट भी एक होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन जब इंडिया में
जनरली जीएसटी को लागू किया गया था तो चेक प्रोसेस के लिए कि भैया सही तरीके से लोग उसको अडॉप्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो उस चेक प्रोसेस के लिए जीएसटी को टोटल 5 अलग अलग रेटों में बांट दिया गया था, है ना। और उसके बाद गवर्नमेंट कभी कभी बात करता है कि भैया एक रेट कर देंगे, अदरवाइज अभी तक नहीं किया है। तो जीएसटी जो है जनरली 5 तरीके का रेट में बटा हुआ है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड 0%, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं नील रेटेड, ठीक है। सेकेंड वन इज कॉल्ड 5%, थर्ड वन इज कॉल्ड 12%, फिर 18% और फिर 28%। ये 5 तरीके का आपका टैक्सेशन रेट है, ठीक है ना। जब आप जीएसटी देखोगे किसी बिल में, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट पर देखो, आप इसमें प्रोडक्ट मत पूछना कि क्या क्या है, एक एक चीज हम बता सकते हैं लेकिन पूरा डीप में नहीं बता सकते। उसका रीजन क्या है कि अलग अलग तरीके का जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट आते रहता है। अमेंडमेंट का मतलब बदलाव, कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है ना। और जब चेंज होते रहता है तो कभी कभी पता चलता है ये आइटम को उठा के दूसरे में भेज दिया, दूसरे को तीसरे में भेज दिया, तो हो सकता है कंफ्यूजन मेरे को भी रहे। तो इसके लिए परेशान मत होना, है ना। मास्टर सही पढ़ा रहा है, देख लेना। इधर देखो, इधर नील रेटेड जो है हमेशा एग्री प्रोडक्ट में ज्यादा लगता है, ठीक है। एग्री प्रोडक्ट समझते हो, है ना। एग्री प्रोडक्ट जैसे आप दाल चावल, है ना, आटा, ये सब चीज खरीदते बेचते हो, तो उन सब चीजों में जो रेट लगता है जीएसटी का वो क्या है, नील रेटेड। बिकॉज दीज आइटम इज कॉल्ड नेसेसिटीज गुड्स, जो हम लोग के लिए खाने के लिए काम आता है ना। ऐसे नेसेसिटीज में तो ऐसे 4-5 तरीके का चीज बोला जाता है, जिसमें फर्स्ट है आपका रोटी कपड़ा मकान, दैट इज खाने का, पहनने का, घर रहने का, ये चीज नेसेसिटीज है। चौथा उसमें 2 चीज और ऐड किया गया है, एजुकेशन और हेल्थ, है ना, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ 5 तरीके से नेसेसिटी चीज है। एक हम लोग अपने तरीके से एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जो आज के टाइम में चल रहा है वो है मोबाइल, समझ गए ना, सबसे ज्यादा नेसेसिटीज है। आदमी का प्राण निकल जाता है अगर आसपास मोबाइल नहीं दिखता है सो के उठने के बाद, तो लगता है कि घर का कौन सा कोना में घुस के पहले चेक करके आए कहां गया, है ना। आजकल मम्मी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, तो जानती है कि बदमाशी करके सब लोग मोबाइल रात भर यूज किया होगा, तो सुबह सुबह बेचारी 5 बजे 6 बजे उठ जाती है झाड़ू लगाने, मोबाइल ले जाती है, जाके चार्ज लगा देती है फोन। और हम, हाँ तो अच्छी बात है ना, ठीक है। लेकिन नॉर्मल तरीके से क्या है कि वो नेसेसिटीज है। अगर आपका नींद खुले तो आंख के बगल में सबसे पहले हम लोग को मोबाइल ही दिखना चाहिए। अगर मोबाइल नहीं दिखता है तो लगता है मोबाइल कहीं और है, मतलब हम लोग के शरीर से प्राण छूट चुका है ना। जब तक सामने ना दिख जाए, और गलती से मानिए मोबाइल आप उठाएं और गलती से मम्मी या पापा का मोबाइल दिख गया, तब और ज्यादा गुस्सा आता है, अरे मेरा वाला कहाँ गया, है ना। तो ऐसा वाला फील आने लगता है। तो उतना डीपली तो नहीं जाना है, लेकिन नॉर्मल सा हम लोगों का रेट ऑफ जीएसटी ये 5 तरीके का हम लोग को देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड जीरो नेट रेटेड, जिसको नील रेटेड बोलते हैं। 5% जो कि पूरे इंडिया में अभी जो आप सर्विस लेते हो, जो आप सर्विस अवेल करते हो ना, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, किसी से भी सर्विस ले, जैसे मान लो अगर हम आपको ऑनलाइन इन फ्यूचर ऑनलाइन अगर हम कोर्स प्रोवाइड करें पढ़ने के लिए, तो उस पर जो आप फी पे करोगे उस पर जीएसटी लगेगा 18%। बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन में गवर्नमेंट जानता है कि भैया पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो उस टेक्नोलॉजी पर गवर्नमेंट अगर सर्विस आप दे रहे हो तो उस पर 18% जीएसटी चार्ज कर देता है, ठीक है ना। और भी जैसे 5% हो गया आपका, फिर 12% में बहुत सारा आइटम है। अगर आप दवा वगैरह खरीदते हो, है ना, कभी भी दवा खरीदो अगर ओरिजिनल बिल लोगे तो उसमें बहुत सारे दवा में 5%, किसी में 12%, वो उसके बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड होता है कि कौन क्या चीज होता है। जैसे 18% में अगर आप घर बना रहे हो तो 2 चीज का नीड पड़ता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रॉड, सीमेंट, दोनों चीज पड़ता है ना। तो रॉड को रखा गया है 18% में और सीमेंट को रखा गया है 28%। बिकॉज 28% वाला रेट में वैसे ही चीजों को रखा जाता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस होते हैं, है ना। जैसे गोल्ड पे जीएसटी लगता ही नहीं है कभी,
ठीक है, ध्यान दो, है ना। आजकल देखते हैं ना एग्जाम्पल या फिर बहुत सारा मीम बना के रखता है कि जानती हो हम तुमसे ना 72% पूरा सच्चा प्यार करते हैं। बोले काहे भाई? तो 28% जीएसटी लग गया ना, बिकॉज तुम एक्सपेंसिव हो। समझ गया ना, दैट इज कॉमर्स वाला मीम है। ठीक है ना। तो भाई ये चीज जो है नॉर्मल तरीके से समझ लेना। रेट ऑफ हम लोग का जीएसटी कितना है? 5 तरीके का। फर्स्ट वन इज कॉल्ड 0%, सेकेंड क्या हो गया? 5, 12, 18 और 28। याद रहेगा? पक्का ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चलते हैं हम लोग इस पर, जर्नल एंट्री जो हम लोग को करना है। जर्नल एंट्री में दो चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनपुट और सेकंड वन इज कॉल्ड आउटपुट। ये दो चीज आपको परेशान करेगा। अगर आप सही तरीके से नहीं समझोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी करने वाला है। ठीक है ना। इनपुट और आउटपुट सर कब लगता है, कैसे लगता है, इस चीज को जरा समझ ले हम लोग। इनपुट का मतलब होता है जो चीज आपको इन फ्यूचर क्या मिलने वाला है? वापस मिलेगा। ये क्या होगा? वापस मिलेगा। और आउटपुट का मतलब क्या है? आपको क्या करना है? जाके इन फ्यूचर उसको पे करना है, पेड करना है। किसको? ये वापस होगा या पेड करोगे? किससे? इंडिया के गवर्नमेंट से। ठीक है ना। और इनपुट और आउटपुट पूरी तरीके से बेस्ड होता है जीएसटी के जर्नल एंट्री पर। हम अच्छे तरीके से आपको समझा पा रहे हैं, और जो लोग पहले पढ़े हैं उनको दोबारा जब समझ रहा होगा तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो जितने भी लोग इनपुट और आउटपुट में परेशान होंगे जरा ध्यान दे दीजिएगा। इनपुट तभी काम आएगा जब आप कोई सामान को क्या करोगे? परचेज करोगे। और आउटपुट कब काम आएगा? जब आप कोई सामान सेल करोगे। तो देखो इस तरीके से बताने का तो नहीं है तरीका, लेकिन आपसे जितना ज्यादा इजी हो सके वो हम समझाने का कोशिश करेंगे। इनपुट जहां पर लिखा रहे तो दिमाग में पहला वर्ड आना चाहिए कि वो किससे रिलेट किया होगा? परचेज से। मतलब जब हम कोई सामान खरीदेंगे तभी इनपुट आएगा, अदरवाइज इनपुट नहीं आएगा। दूसरा, जब हम कोई सामान बेचेंगे तभी मेरा आउटपुट आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। डन है? पक्का ना। अब चलो मेरा सबसे गंदा ड्राइंग के हिसाब से समझते हैं जीएसटी। ठीक है। गंदा ड्राइंग में सबसे पहले किसको बना लेते हैं हम लोग? ये कौन है? गवर्नमेंट बना लेते हैं किसी। ठीक है, हम पहले बोले सबसे गंदा ड्राइंग है, लेकिन समझ लेना है, समझने के लिए काम देगा। फिर ये कौन है भाई? ये है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का मतलब जो वो सामान बनाता है, जो भी सामान हम लोग तक पहुंचता है। मैन्युफैक्चरर को सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का जरूरत है? रॉ मटेरियल का। और रॉ मटेरियल का ये क्या करता है? फिनिश गुड्स बना के निकाल देता है। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डील कौन करता है? ये डील करता है नॉर्मल तरीके से होलसेलर, करता है ना। होलसेलर से कौन डील करता है भाई? रिटेलर करता है। और रिटेलर से डील कौन करेगा? हम लोग के जैसा छोटा छोटा कस्टमर। नामे में देखो लिखा हुआ है कस्ट से मर, है ना। तो ये कस्टमर हो गया। ठीक है। ये कस्टमर है। ठीक है ना। तो ये 4-5 चीज याद रखना आप लोग। किसी भी बिजनेस में अगर आप जाते हो, सामान खरीदते हो, सर्विसेज बेसिस पर जाते हो, तो ये क्राइटेरिया होता है भाई कि जिस तरीके से सामान एट लास्ट एक कंजम्पशन, एक कस्टमर के पास पहुंचता है ना। ये एक प्रोसेस है जिस बेसिस पर हम लोग के पास सामान पहुंचता है। और ये जो गवर्नमेंट है ना, अंधा नहीं है, इसका आंख ना बहुत बड़ा है ना। ठीक है। प्लीज इसको कोई मोदी जी नहीं समझेगा।
हाँ ठीक है, याद रखना जितना भी प्रोसेस से होके गुजरेगा सेल, चाहे वो 1 2 3 4 में भी गुजरे, चाहे 1 2 3 4 5 में गुजरे, जितने बार में गुजरेगा, है ना, इसका क्या होगा पता है, हमेशा दांत निकलते रहेगा। ठीक है, बहुत गंदा है ड्राइंग, हम पहले बता रहे हैं, बस इतना समझिए। क्यों भाई, उसका रीजन समझिए। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप 5 बार में सामान बेचो चाहे 6 बार में सामान बेचो, इसको टैक्सेशन चाहिए किस पर, देखो इधर, इसको टैक्स चाहिए एट द एंड प्राइस, एट द एंड प्राइस। इसका मतलब क्या, 100 रुपए के सामान में आपको 110 में बेचा गया, आप उस सामान को उठा के 150 में बेचे, वो सामान उठा के वो 200 में बेची, और वो पूरे कस्टमर को बेची 400 में जाके। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं कि आप कितने में बेचे, वो कितने में बेचा, वो कितने में बेचा। गवर्नमेंट को ये मतलब है एट लास्ट कंजम्पशन के जब प्रोसेस में वो चला गया, मतलब अब वहां से दोबारा नहीं बिकेगा वो। हम लोग अगर किसी सामान को खरीदेंगे दोबारा क्यों बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। तो लास्ट पॉइंट पर एट द एंड ऑफ द सेल जो भी प्राइस पर सेल किया गया है, आप कितने पे किए, 400 पे, उस पैसे पर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। अदरवाइज उसको कोई मतलब नहीं है, टेंशन फ्री होके वो काम करता है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इस चीज को समझना, आप लोग अगर समझा हुआ है तो हम बोर्ड पे बुला लेते हैं आप लोगों को। देखो इधर मैन्युफैक्चरर क्या होता है, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट इसी से होता है कि भैया जब ये रॉ मटेरियल को लेकर सामान बनाने जाता है, ठीक है ना। मान लो ये मैन्युफैक्चरर अपने सामान को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक पहुंचाने के लिए 100 रुपया खर्च किया खर्च, और किसी भी रेट को ले लेते हैं, जीएसटी का एक रेट ले लेते हैं, कौन सा ले ले बताओ, 12% ले लें, 5 लें, चलो ठीक है, सबसे इजी रहेगा, चलो 5% ले लेते हैं जीएसटी का। एट द एंड जितने में कस्टमर को बिकेगा उसका 5% किसको पहुंचना चाहिए, गवर्नमेंट को पहुंचना चाहिए, दैट्स फाइनल, और उससे ज्यादा हम लोगों को कोई मतलब है भी नहीं। ठीक है ना, डन है। तो रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड्स की बात जब हम करेंगे तो गवर्नमेंट मतलब इस बंदे को, मैन्युफैक्चरर को बनाने में कितना खर्च हुआ, 100 रुपए। वो क्या किया, उसी 100 रुपए में सामान बेच दिया होलसेलर। ठीक है, सामान बेचा, यहां पर सेल किया। ये क्या किया, याद रखना, ये क्या किया, परचेज किया। दोनों चीज इंक्लूड हुआ क्या, दोनों चीज इंक्लूड हुआ, परचेज और सेल, तो इनपुट आउटपुट दोनों इंक्लूड होगा, याद रखना। तो यहां पर ध्यान दो, जब ये सेल किया होलसेलर से मैन्युफैक्चरर कितना पैसा लेगा, 100 रुपया जो सामान का दाम था, प्लस 5 रुपया। क्यों 5 रुपया लिया भाई, जीएसटी कितना देना है, 5 रुपया। ये जैसे ही इसके पास पहुंचेगा कितना रुपया, 105, ये 100 रुपया अपने पॉकेट में रखेगा और 5 रुपया उठा के किसको दे देगा, गवर्नमेंट को, 5 रुपया पहुंचा दिया, डन है। 5 रुपया गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। अब होलसेलर उसी सामान को रिटेलर के पास बेचा 150 रुपये में, बेचेगा ना अपना प्रॉफिट जोड़ के, 150 में बेचा, बदले में क्या बोला कि भैया हम तुमसे कितना परसेंट लेंगे पैसा, 5%। तो शायद 150 रुपए का 5% होता है 7.5 रुपीज होता है। जब इसके पास पहुंचा पैसा कितना, 157.5 पहुंचा, जिसमें 7.5 दैट इज 7.5 रुपया किसको देने वाला था, गवर्नमेंट को, लेकिन वो पूरा का पूरा 7.5 रुपया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ध्यान देना, ये जो 7.5 रुपया है ये सेल कर रहा है ना, सेल कर रहा है, तो इसको ये क्या मिला, आउटपुट मिला, आउटपुट कितना रुपया, 7.5 आउटपुट मिला। और होलसेलर क्या बोला कि भैया इसी सामान को खरीदने समय जब हम परचेज किए थे तो ऑलरेडी हम कितना पेमेंट कर चुके थे, 5 रुपया, तो ये मेरे पास क्या बन के निकलेगा, इनपुट। क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। तो होलसेलर कितना टैक्स भरेगा, होलसेलर टैक्स भरेगा आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट कितना है, इसके पास आया कितना, 7.5,
और इनपुट ऑलरेडी कितना भरा हुआ था, तो ये कितना पैसा देगा गवर्नमेंट को, 2.5। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितना गवर्नमेंट को गया पैसा, 2.5। डन है, पक्का ना। अब रिटेलर वही सामान हम लोग को कस्टमर को बेच दिया, सेल किया भाई, सेल किया तो प्लस इसको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब उसी सामान को वो बेच दिया कस्टमर को कितने में, 200 रुपए में मानो, तो 200 का 5% कितना, 10 रुपया हुआ ना, 10। कस्टमर कितना भरा उसको, 210 रुपया भरा। लेकिन रिटेलर क्या बोलेगा यहां पर कि भैया देखो आउटपुट में मेरा पैसा कितना आया है, 10 रुपया आया है ना। और हम जब सामान खरीदे थे उस टाइम ऑलरेडी हम पैसा कितना दिए थे, 7.5, तो 7.5 रुपीज दे चुके हैं। तो अब हम टैक्स के लिए लाइबल सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2.5। तो ये रिटेलर कितना जीएसटी भरेगा, 2.5। डन है। कस्टमर कितना भरा, कस्टमर कितना भरा, 10। आप देखो गवर्नमेंट को भी जाके पहुंचा होगा 10, जाके देखो जोड़ो कितना पहुंचा गवर्नमेंट को, 10 पहुंचा ना। ये कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी का। गवर्नमेंट कभी भी नहीं बोलता कि तुम खरीदे हो बेचे हो तो भाई हमको इतना पैसा दे दो उतना पैसा दे दो। गवर्नमेंट बस इतना बोलता है एट द एंड, टैक्स एट द एंड ऑफ द सेल, जो भी कंजम्पशन के टाइम पर सेल हुआ है, 200 रुपए का सामान सेल हुआ तो उस पर 5% मतलब 10 रुपया हमको चाहिए। तुम लोग जैसे भी देना है तो दो। और किससे लोगे दो, कस्टमर से। इसलिए बोले इसको कस्ट से मर। ये लोग अपना कमाया खाया जो किया किया, लास्ट में उस टैक्स का पैसा कौन भरा, हम लोग, है ना। ठीक है ना, हम ही लोग पैसा भरे। बिजनेसमैन क्या किया, बिजनेसमैन क्या किया कि भैया ये सामान बेचा, जो जीएसटी लिया दे दिया, ये सामान बेचा जो जीएसटी आया और जो ऑलरेडी पे कर रखा था उन दोनों में माइनस करके भर दिया। और ये भी सेम काम किया। और इसके पास कोई ऑप्शन है इनपुट लेने का, कोई ऑप्शन नहीं इनपुट लेने। रीजन, बिकॉज वो वहां से सामान को फाइनल कंजम्पशन की तरफ चला गया, वो खत्म हो गया सामान। ठीक है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो जीएसटी बनाए बताए हैं, ये जीएसटी तभी आपको इनपुट और आउटपुट का फायदा होने वाला है जब आप क्या हो, रजिस्टर्ड कस्टमर। क्या हो, रजिस्टर्ड कस्टमर, मतलब आपके पास आपके बिजनेस का जीएसटी नंबर होना चाहिए। आपके पास है नहीं। आप अगर बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस सॉरी ऐसे ही डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन कर रहे हो, तो आपके पास जीएसटी का क्या नीड है, कोई नीड नहीं। ये हमेशा जीएसटी का जरूरत पड़ता है B2B बिजनेस में। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। होलसेलर है, रिटेलर को जरूरत है जीएसटी का, ले लीजिए तो उसको टैक्स नहीं दीजिएगा, आपकी मर्जी। आप मैन्युफैक्चर के लिए 100 में मिल जाएगा सामान, 5 रुपये देना पड़ेगा ना। आजकल जो बीच बीच में घुस जाता है ये लोग, फ्लिपकार्ट ऐसे वैसे जो है, वो लोग क्या करता है, वो डायरेक्टली B2C वाले बिजनेस पे चलता है। पता है कि नहीं आप लोगों को। B2B का मतलब हुआ बिजनेस टू बिजनेस, होलसेल रिटेलर को बेचा, एक चेन बेसिस पे बिजनेस होता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस जो होता है ज्यादातर, ये आप समझना, ये डायरेक्टली B2C होता है। B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्टली। आप ऑनलाइन बैठते हो कोई सामान खरीदने के लिए, आप फ्लिपकार्ट पे देखना कि कभी भी सेलर का नाम फ्लिपकार्ट नहीं होता। आपके पास जब सामान आता होगा ना, तो आप ध्यान देना कि सेलर का नाम होता है, अहमदाबाद वाला, पटना का, बेंगलोर का, ध्यान देना सेलर का नाम भी रहता है उस पर, है ना। वो क्या हुआ, बिजनेस टू डायरेक्टली कस्टमर को सेल आउट कर दिया। ठीक है ना। और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो भी है, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है आपको, बदले में अपना कमीशन लेकर, है ना। वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए इसका दुकान है, अब इसके दुकान में मान लीजिए भगवान ना करे लेकिन इसका सेल कम हो जाए, तो सेल अगर कम होगा तो ये क्या करेगा, ऑनलाइन की तरफ जाएगा। और ऑनलाइन में ये कभी भी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगा कि झारखंड का ही आदमी को बेचेगा। अभी मान लीजिए इसका दुकान है तो पूरी तरीके से बेस बना हुआ है रातू रोड के कस्टमर के बेस पर,
लेकिन जब ये ऑनलाइन चला जाएगा तो इंडिया में ही कहीं भी बेच सकता है, तो इसका बिजनेस तो वहां से एक्सपेंड करेगा ही ना, तो ऑनलाइन वो काम करके दिया है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका B2C और B2B। B2B समझ में आया, B2C भी समझ में आया, और इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, पक्का है? इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इनपुट कब मिलेगा? जब हम कोई सामान परचेज करेंगे। देखो ये परचेज किया तब ना इसको इनपुट मिला 5 रुपए का, और आउटपुट कब होगा? जब ये सेल करेगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, और इसका PDF जो है ग्रुप में भेजेंगे हम आप लोगों को। अच्छा, आज ही रथ यात्रा है, कातू में तो पूरा भीड़ होगा जी। अब काठीलाल चौक पे रहते हैं, इसलिए भीड़ होगी। चलिए एक आध क्वेश्चन बनाते हैं छोटा सा, जल्दी बना लीजिए, बहुत दुख आपका सुन लिए हम। लिखिए क्वेश्चन। टापू पर रहती है, एक फन कैसल के पीछे जो वाटर पार्क आ गया है ना, जहाँ पे हम लोग गए थे, वाटर पार्क जो गए थे, वहां पे एक बोट था, पुराना बोट पड़ा हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि अगर इस बोट पे जाना है तो साथ में कोई महिला होनी चाहिए। ठीक है, पहले जब चलता था वो बोट तब, ठीक ना। तो लिख, हम नीचे लिखवा भी दिए, मतलब एक दोस्त से बोले लिख दो, इसमें लिख देना कि भैया जब शादी करेंगे तभी इस बोर्ड पे आएंगे, और तो कोई बात है नहीं। कहां से अब लेके जाएगा महिला आदमी, है ना। एक तो जो मैम उसका रीजन ये है कि अगर 4-5 दोस्त लोग बैठेगा ना, लड़का लोग, तो बदमाशी करेगा उस पर। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है? हाँ, अंडरस्टैंडिंग है बाबू। 4-5 लड़का लोग बैठेगा, बदमाशी करेगा, गलती से बोट उठ पलट गया, डूब डाब गया तो दिक्कत है। हाँ, आप देख लो ना, पूरे रांची में जितना भी रेस्टोरेंट है ना, जो बड़े बड़े लेवल पर रेस्टोरेंट, बार, क्लब, जो भी बोल दो, वहां पर अकेला लड़का को एंट्री अलाउ नहीं है। बोल दिया जाता है स्टैक्स आर नॉट अलाउड। स्टैक दैट इज अकेला लड़का या 2 लड़का या 3 लड़का या 4 लड़का या एक ग्रुप, उसको किसी भी बार में कोई भी वहां पर अलाउ नहीं है। रीजन ये है, साथ में कोई एक लड़की रहेगी तो सबको एंट्री है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मल समझ लो। नहीं बाबू, अगर आप नॉर्मली अंदर डांस फ्लोर पे जाओ, बार में जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, अगर 10-15 लड़का लोग सिर्फ रहेगा तो खा पी के जो है बदमाशी करेगा, और साथ में 4 को लड़की रहेगी, उसका हिम्मत ही नहीं करेगा बदमाशी करने का। क्या है, नॉर्मली ये चीज माना जाता है कि अगर आप साथ में चल रहे हो और साथ में आपकी बहन हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, तो आप ना रिस्पेक्ट वहां पर ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हो। यस मैम। क्या हो गया तो, चलो लिखो आगे। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, देखो यहां पे, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 and 10,000 plus CGST and SGST of 6% ईच। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देते हैं जो लोग नहीं बताए हैं। रेट जो हम 4 तरीके का बताए थे, सॉरी जो IGST टाइप्स जो बताए थे, IGST, CGST, SGST, तो IGST अकेला लगता है जब इंटर स्टेट सेल होता है, मतलब बिहार से झारखंड बेचोगे तब। लेकिन CGST, SGST हमेशा साथ में लगता है। क्यों लगता है? रीजन उसका इंट्रा स्टेट सेल होता है, एक ही स्टेट में सेल होता है। तो जो भी टैक्स लगेगा ना, उसका आधा हिस्सा कौन ले जाता है? CGST, और आधा हिस्सा कौन ले जाएगा?
SGST ले जाए। सेंट्रल जीएसटी डायरेक्टली जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट जीएसटी जाता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना? तो इसको बनाते हैं, क्या लिखेंगे बताओ तो इसका एंट्री बताओ। हो गया? क्या एंट्री पास करोगे बताओ तो। देखो यहां ध्यान देना, क्या एंट्री पास करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है ना? और याद रखना अभी हम क्या बताएं कि परचेज के साथ हमेशा क्या लगता है? इनपुट। बताए ना? और परचेज जब मेरे लिए एक्सपेंस है तो जो इनपुट होगा जो हमको बाद में मिलेगा, अभी तुरंत नहीं मिलता, बाद में मिलता है। देखो ध्यान से, जब ये बंदा सामान खरीदा था मैन्युफैक्चरर से तो 100 के जगह 105 रुपया भरा, लेकिन वही 5 रुपया इसको बाद में फायदा मिला ना, बाद में वापस आया ना इसके पास 5 रुपया। तो सेम तरीके से जब आप परचेज कर रहे हो तो पैसा तो जा रहा है आपके पास से, तो इनपुट भी एट द सेम टाइम आपके पास से चला जाता है, बाद में वो क्या होता है? वापस आता है। तो जब आप कोई सामान खरीदोगे तो वहां पर क्या लिखोगे? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है ना? ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। सामान कितने का खरीदा था आपने? 10,000 का, उस पर जीएसटी कितना लगा? 6%। कितना हो गया? 600। फिर 600, आपने टोटल पैसा कितना भरा? 11,200। आप जब सामान खरीदते हो जैसे लिखा रहता, देखो हमेशा क्या होता है ना, आप जब मॉल में जाते हो कोई भी कपड़ा खरीदने या कोई भी सामान खरीदने, तो उसमें जो एमआरपी लिखा हुआ रहता है बगल में लिखा रहता है ब्रैकेट में ऑल टैक्सेस इंक्लूसिव लिखा रहता है ना। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ एमआरपी देख के सामान उठा लेते हो, आपको लगता है टैक्स नहीं भरे आप, लेकिन उसी का जब बिल देखोगे आप तो बिल उसका कम का रहता है और टैक्सेशन उसमें लगा रहता है। जैसे इन जनरल क्या बात है कि अगर मान लीजिए कि हम आपसे फी ले रहे हैं 20,000 30,000 जो भी, अगर हम आपको बोल दें कि बाबू आपका फी है मेरे पास 30,000 प्लस टैक्सेशन, मतलब आप मेरे को फी अगर पे करोगे तो 30,000 प्लस 18% जीएसटी भरो, तो कितना हो गया? 30 प्लस 5,400, आपका टोटल फी हो गया 35,400। तो डायरेक्ट एक चीज बोल के आप चले जाओगे मेरे से, कौन जाता है ऐसा ऐसा फालतू इंस्टीट्यूट में टैक्स लेते रहता है। एकदम क्लियर सा लाइन यही रहेगा आपका, आप 30,000 मेरे को दोगे, बट अगर बोल दें कि 18% जीएसटी दे दो, तो सर ये सब जगह पर हम लोग नहीं रहते। क्यों? आदमी का मेंटेलिटी है कि भैया उसको लमसम चाहिए सब चीज। अगर वही बच्चा को हम ये बोल दें कि बाबू मेरे पास फी है 36,000, अगर हम उसको यही बोल दें कि आपका फी ही है 36,000 आपको पे करना होगा, तो आप दोगे। और जब हम आपको बिल देंगे तो यही लिख के देंगे 30,000 प्लस जीएसटी, तो आप कुछ नहीं बोलोगे, बोलो हाँ सर तो 36 से ना मांगे थे, गलत थोड़ी, उतने का तो बिल दिए हैं, है ना? ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी इंसान का। तो टैक्स के नाम पर यहां पर दिक्कत क्या है इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हमको हर एक रूम में एसी चाहिए घर में सोने के लिए, लेकिन अगर बिजली बिल आ गया 5,000 तो रोने लगेंगे। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, मतलब हर एक रूम में हमको एसी चाहिए सोने के लिए, लेकिन जब लाइन घर से आएगा तो बिजली वाला मिस्त्री को बुला के पूछे भैया कोई उपाय है चोरी करने का? अरे भाई जब आपको आराम चाहिए तो टैक्स भी भरो, तो गवर्नमेंट कहां से लाएगा पैसा आप लोगों को देने के लिए, है ना? रोड पे चलना है फिर बोलिएगा भैया कोई सेटिंग रहता तो टोल से बच जाते। मतलब इतनी इज्जत रह गया कि 10 लाख रुपए का गाड़ी लेके चल रहे हो और 100 रुपए टोल नहीं दे सकते आप। ठीक ना? तो ये सब चीज पर ध्यान तो देना ना पड़ेगा हम ही लोग को। तो टैक्स तो देना गवर्नमेंट को जरूरी है भाई, है ना? और नॉर्मल सा चीज हम बोलते हैं, हम तो भाई जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी सारा चीज का ऑडिट करते हैं, फाइलिंग करते हैं, और हम लोग ये भी बोलते हैं जितना टैक्स बचाना मेरे पास आओ। काहे कि लाइव क्लास है, बोल सकते हैं कि प्रवचन दे दिए ऐसे ऐसे भरो, लेकिन बचाना भी होगा तो मेरे पास आना,
हम ऑप्शन देंगे बचाने का। क्या लिख लियो इसको, पक्का लिख लो सर। चलिए लाइव वाले के लिए इतना ही है, बोल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम दे देंगे आप लोग को ग्रुप में, बाकी वाले जो है अभी पढ़ेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे।